अरे बहू देख, वो सामने से नया जोड़ा आ रहा है। तेरा कस्टमर तो आ गया। आ जल्दी से उनकी पेंटिंग बना। हाँ माँ जी, चलो मैं भी काम में लग जाती हूँ। देखो, आपके भी ओल्ड कपल्स का जोड़ा आ गया है। आप भी अपना काम शुरू कर दो। दोनों सास बहू लोगों की पेंटिंग बनाना शुरू कर देती हैं। आशा नए कपल्स की पेंटिंग बनाती है तो वहीं दूसरी तरफ लीला पुराने कपल्स की पेंटिंग बनाती है। दोनों सास बहू का काम जोर शोर से चल रहा होता है, जिसके बाद शाम तक वो पैसा कमाकर एक हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में आशा का पति कैलाश बीमार पड़ा होता है। कैलाश को कैंसर की बीमारी होती है, जिसके लिए आशा और लीला दोनों मेहनत करके पैसे जोड़ रहे थे। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पैसे। बस थोड़े से पैसे और रहे हैं। हम आपको आपकी फीस के पूरे पैसे लौटा देंगे। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरी तुमसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि मेरे बेटे को अच्छे से इलाज करना। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने इलाज करना शुरू कर दिया है। कुछ ही समय में भगवान की दुआ से आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर दोनों सास बहू खुश हो जाती हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। आखिर कैलाश को कैंसर कैसे हुआ और लीला अपनी बहू आशा के साथ मिलकर पेंटिंग बेचकर पैसे क्यों कमा रही थी, चलिए ये सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। लीला अपने कमरे में पेंटिंग बना रही होती है, तभी उसका पति दुर्योधन उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे लीला, जब देखो तुम पेंटिंग ही बनाती रहती हो। अरे थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल रखा करो, मुझे ड्यूटी के लिए देरी हो रही है। तुमने मेरा नाश्ता अभी तक नहीं बनाया। अजी थोड़ी देर और दे दीजिए मुझे, मैं अभी आपका नाश्ता बना दूंगी। बस मेरी पेंटिंग पूरी होने ही वाली है। अरे बस करो लीला, बहुत हुआ। जब देखो पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। अरे पेंटिंग के बाहर भी तुम्हारी एक दुनिया है, तुम्हारा एक पति है और तुम्हारा एक बेटा है। कम से कम उनके बारे में तो सोचो। लीला गुस्से से पेंटिंग ब्रश फेंक देती है और रसोई में चली जाती है। रसोई में जाकर वो गुस्से में अपने पति और अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाने लगती है। जैसे वो नाश्ता बनाकर नाश्ते की टेबल पर लेकर आती है, वो गुस्से से अपने पति और अपने बेटे की तरफ देखकर उनसे कहती है, देखिए जी, पेंटिंग बनाना मेरा पैशन है और मैं पेंटिंग बनाना कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक काम करिए, कैलाश की शादी करवा दीजिए। कैलाश की शादी हो जाएगी तो इस गधे को थोड़ी अक्ल आ जाएगी और फिर घर को संभालने के लिए बहू भी आ जाएगी। अरे वैसे तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है। कैलाश की शादी करवा देंगे तो ये नालायक पीना तो छोड़ देगा कम से कम। अरे पीना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर आप दोनों मेरी शादी करवाना ही चाहते हो तो करवा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे जब बहू आ जाएगी तो वो तेरी शराब अपने आप छुटवा देगी। कुछ ही समय में लीला एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपने बेटे कैलाश की शादी करवा देती है। कैलाश की पत्नी आशा बहुत संस्कारी और सुंदर होती है। वो शादी के बाद घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लेती है और किसी को कोई परेशानी नहीं होने देती। एक दिन आशा अपनी सास लीला को उसके कमरे में नाश्ता देने जाती है। लीला अपने कमरे में पेंटिंग बना रही होती है, जिन्हें देखकर आशा कहती है, अरे वाह माँ जी, आप तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो। कहाँ से सीखी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाना? अरे बहू, ये तो मेरा बचपन का टैलेंट है। मुझे बचपन से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन कभी इसमें सफल नहीं हो पाई। वैसे माँ जी, आपको पता है, स्कूल के समय पर मैंने भी बहुत पेंटिंग बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने पेंटिंग बनाना छोड़ दिया था। आपको पेंटिंग बनाते हुए देखकर अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी पेंटिंग बना लूं। आशा अपनी सास लीला से बात करती रहती है और हाथ में पेंसिल और एक ड्राइंग शीट लेकर पेंटिंग बनाने लगती है। देखते ही देखते आशा अपनी सास लीला की हूबहू तस्वीर बना लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास को उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहती है, देखिए माँ जी, आज भी मेरे हाथों से टैलेंट नहीं गया। मैं आज भी उतनी ही अच्छी पेंटिंग बना लेती हूँ। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। इतनी अच्छी पेंटिंग तो मैंने अभी तक नहीं देखी थी। चलो, अच्छी बात है, मेरी बहू के अंदर मेरे जैसा ही टैलेंट है। उस दिन के बाद से कभी कभी आशा भी अपनी सास लीला के साथ पेंटिंग बना लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पहले से भी ज्यादा नशा करना शुरू कर देता है। वो रोज रात को दारू पीकर आने लगता है। ये सब आशा से देखा नहीं जाता और वो गुस्से से घर छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से कैलाश और शराब पीना शुरू कर देता है। सुबह शाम बस वो शराब के नशे में ही रहता है। ये सब देखकर एक दिन लीला कैलाश से कहती है, अरे बेटा, तू इतनी सारी शराब क्यों पीता है?
आखिर क्या वजह है तेरी इतनी शराब पीने की? अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तेरी इस शराब के चलते तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली गई है। अरे माँ, अरे मुझे शराब पसंद है इसलिए मैं पीता हूँ। अगर मैं पीता हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? कैलाश के इतना कहते ही लीला उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद भी कैलाश को अकल नहीं आती और वो शराब के नशे में डूबता ही चला जाता है। कुछ ही समय में कैलाश की तबीयत भी खराब होने लगती है। उसकी ये हालत देखकर एक दिन लीला उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जैसे ही डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, डॉक्टर लीला से कहते हैं, देखिए, आपके बेटे को इतनी शराब पीने से कैंसर हो गया है और इलाज करने में पूरे 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप इतना पैसा दे सकती हैं तो हम आपके बेटे का इलाज शुरू कर देंगे। लेकिन इतना पैसा हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे डॉक्टर साहब? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। देखिए, मैं इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाता है, जिसके बाद लीला बहुत मायूस हो जाती है। इलाज करवाने के चक्कर में वो अपना घर भी बेच देती है, जिसकी वजह से बहुत गरीब हो जाते हैं। एक तरफ दुर्योधन नौकरी करके पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ लीला सड़कों पर लोगों की तस्वीर बनाकर पैसा कमाना शुरू कर देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा टैलेंट इस काम आएगा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी वहां पर आशा आ जाती है और अपनी सास को पेंटिंग बनाते हुए देख लेती है, जिसके बाद आशा लीला के पास जाती है। लीला आशा को देखकर उसे अपने बेटे की हालत के बारे में बताती है। माँ जी, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी और कैलाश जी के इलाज के लिए पैसा जोड़ दूंगी। दोनों सास बहू दिन रात पेंटिंग बनाकर पैसा जोड़ती हैं और कैलाश का इलाज करवाती हैं। कुछ ही समय में कैलाश पहले की तरह ठीक हो जाता है और वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बाहर आ जाता है। ठीक होने के बाद कैलाश अपनी माँ और अपनी पत्नी आशा के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं फिर कभी नशा नहीं करूंगा और शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद से कैलाश अपनी माँ और अपनी पत्नी आशा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अखबार बेचने वाली बहू की सफलता। खद्दर की पुरानी साड़ी पहने हुए अविका रसोई घर में बैठी आंसू बहाते हुए चूल्हा फूंक रही थी। वहीं दूसरी ओर श्याम ओसारे में बिछी खाट पर पड़ा हुआ था और अनुराधा गेहूं की सफाई कर रही थी। अविका बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। ये ले, गेहूं फटक दिया है, इसे पिसने को मिल में दे आ। माँ जी, इन सभी गेहूं में तो खून लगे हुए हैं। अंतिम यही बचा कुचा रह गया है। जाने ये दुख की घड़ियां कब खत्म होंगी। उनका परिवार घनघोर गरीबी से जूझ रहा था। तभी नशे में धुत अनुराधा का बेटा तेजा लड़खड़ाते कदमों से घर के भीतर दस्तक देता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। क्यों जी, ये पिताजी रोग के बिछौने पर पड़े हैं और तुम घर की जिम्मेदारियां संभालने की बजाय खुद ही लड़खड़ा रहे हो? शराब का इतना चस्का चढ़ गया है तुम्हें? अविका की बात सुनकर तेजा गुस्से से लाल पीला होकर उसके बाल पकड़कर कहता है, क्यों री, साली अपने पति परमेश्वर की सेवा करने की बजाय बातें सुना रही है। तेरी ये मजाल। माँ जी। गुस्से में तिलमिलाती अनुराधा दीवार पर खड़े डंडे को उठाकर तेजा पर बरस पड़ती है। अरे माँ, अरे तू इस दूसरे के घर की छोकरी के खातिर अपने लाल का खून बहाने पे तुली है। तो जैसे नकारा औलाद से तो भला मैं बे औलाद रहती। आज से इस घर में तुझ शराबी सट्टेबाज की कोई जगह नहीं है। अनुराधा अपने बेटे तेजा को घर से निकाल बाहर करती है और हर एक दिन के साथ उनके घर की हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसे में उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। बहू, इतनी हड़बड़ी में कहाँ चल दी? माँ जी, मैं लाज का दामन थामकर अब और नहीं बैठ सकती। मुझसे घर की ये दुर्दशा नहीं देखी जाती, इसीलिए मैं काम तलाशने जा रही हूँ। रुक जा बहू, मैं भी तेरे संग चलूंगी। दोनों सास बहू भूखे प्यासे काम की तलाश में निकल पड़ती हैं, मगर अफसोस उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो धीमी कदमों से सड़क पर चलने लगती हैं। तभी एक अखबार बेच रहे युवक की बुलंद आवाज उनके कानों तक पहुंचती है।
आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, देश की अर्थव्यवस्था में छाया नया बदलाव, आज की ताजा खबर। उसी पल अविका की नजर एक अखबार के कारखाने पर पड़ती है और अगले ही पल वो कारखाने में आती है। जी कहिए। जी, हम सास बहू काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। अगर कोई काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी, मगर उसकी खातिर मुझे ये जानना होगा कि कितनी सक्षम हैं आप? जी, मैं इंटर तक पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी बखूबी जानती हूँ और अंग्रेजी भी काफी हद तक समझ बूझ लेती हूँ। जी, आपकी खातिर एक वैकेंसी खाली है। साहब, मुझे बूढ़ी अनपढ़ के लिए भी यहाँ अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइए। माफ कीजिएगा माता जी, ये अखबार का कारखाना है जिसमें साक्षरता दर लाजमी है, मगर हमारे बावर्ची खाने की खातिर एक चाय पानी बनाने वाली की उपलब्धि खाली है। चलेगा साहब। अविका जी, आप चाहे तो अभी से काम शुरू कर सकती हैं। दोनों सास बहू अपने अपने कामों में जुट जाती हैं। अविका कुछ ही पल में अखबार से जुड़े तमाम काम को पूरी तरह दिमाग में बैठा लेती है। दोनों देर शाम तक काम करती हैं। हाँ, वैसे काम के प्रति आप दोनों की सच्ची लगन सराहनीय है। ये लीजिए आप दोनों के पैसे। साहब, आप मुझे नौकरी से खदेड़ रहे हैं क्या, जो आज ही पैसे थमा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आप दोनों का काम तो काबिले तारीफ, मगर आज महीने का अंतिम तारीख है, इसलिए ये एक रोज का पगार रखिए। कल कारखाने में महीने के पहले दिन से आपकी नए सिरे से शुरुआत होगी। मिले हुए पैसे से वो कुछ मात्रा में राशन इत्यादि खरीद कर घर आती है। अविका खाना बनाने लगती है और अनुराधा अपने बीमार पति से रोते हुए कहती है, सुनो जी, मुझे और बहू को एक अखबार के कारखाने में काम मिल गया है, तो कल से हमें आने में सांझ हो जाएगी। भोर को दोनों सास बहू सारा काम धाम निपटा कर समय से पहले कारखाने पहुंच जाती हैं। अविका, तुम्हारे काम में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। मैं तुम्हें प्रतिदिन 100 अखबार बेचने का टारगेट दूंगा, जो तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। इसी आधार पर पगार निश्चित होगी। जी सर, मैं बेचूंगी। अखबार के इस कारखाने की ओर से उसे एक साइकिल और अखबार का बंडल दिया जाता है। अविका रास्ते में जाते हुए कहती है, ए सरस्वती माँ, ये कैसी असमंजसता है। मैंने आज से पहले कभी अखबार पढ़ा भी नहीं था और आज अखबार बेचना है। अविका अखबारों के बंडल को साइकिल की पिछली सीट से बंधे एक रिहायशी इलाके में आकर बुलंद आवाज में कहती है, आज की ताजा खबर, बढ़ती मुद्रास्फीति में घटाव। ऐसे ही मिर्च मसाले वाली रोचक खबरें पढ़ने के लिए खरीदे मात्र 2 रुपए में एक अखबार। किरण नाम की एक महिला झरोखे से देखती हुई उसे रोक कर कहती है, अरे ओ अखबार वाली, 4 अखबार लिया ना। अविका बंडल से 4 अखबार निकालकर उसे थमा देती है। 8 रुपए हुए हैं साहब। अखबार के बिना तो मानो सुबह शुरू ही नहीं होता। अच्छा सुनो, कल से रोजाना 4 अखबार लेकर आना। मालकिन, एक जन की खातिर इतनी दूरी बहुत बढ़ जाएगी। अगर 2-4 जन अखबार खरीदने में भागीदारी दिखाएं तो मुझ गरीब की नौकरी सुरक्षित रहेगी। अरे 2-4 क्या, कल तुम 50 अखबार इकट्ठे लाना, मैं हूँ ना। इस तरह अविका हर दिन 100 अखबार बेचने का टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया करती थी, जिससे महीने भर में ही उसकी पगार दुगनी कर दी गई। और फिर एक सुबह, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारे अखबार का कारखाना सालों से प्रथम श्रेणी में आ रहा है, मगर कुछ दिनों से अब इसका दबदबा घट रहा है, तो इनमें ऐसा क्या बदलाव भरा जाए? तो कोई अपनी राय देना चाहता है? सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमारे अखबार की खबरों में वो बात नहीं है जो जनता चाहती है। जैसे कि इस 8 पन्नों के अखबार में अगर हम शुरुआती के 2 पन्ने देश की बागडोर से शुरू करें और फिल्मी जगत की खबर को भरें और अंतिम पन्ने पर खाने की विधि जैसी खबरें इसमें भर दें तो इसमें चौगुना मुनाफा होगा। वो कैसे अविका? सभी पन्नों में एक ही खबर अखबार की रोचकता को घटाता है और अग्रसर करता है, मगर जब अखबार के 8 पन्नों में खाना, पहनावा, मसालेदार खबरें इत्यादि शामिल होंगे तो सभी तबके के लोग इसे खरीदने और पढ़ने में रोमांच दिखाएंगे। अखबार के प्रति अविका का भारी रुझान देखकर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। वेल डन अविका, आज से तुम पूरी तरह से इस अखबार कारखाने की मैनेजर हो। मुबारक हो बहू, आज तुझे अखबार के कारखाने में बड़ा पद मिला है। माँ जी, मैं उस पद से कहीं ऊपर की सोच रही हूँ।
जहाँ मेरी आंखों के सामने मेरी माँ समान सास को नौकर के जैसे कामकाज न करना पड़े। कुछ ही महीने बाद जोड़े गए पैसे से अविका एक न्यूज प्रिंटिंग का दफ्तर खोलती है और इश्तहार के द्वारा एडिटर्स को हायर करती है। मुझे आप सभी से सैकड़ों उम्मीद है। इस दफ्तर में आप सभी का योगदान ही हमको सफल बनाएगा। जहां दोनों सास बहू अपने नए खुले अपने अखबार के कारखाने में दिन भर काम करती, वहीं अविका रात के अंधेरे में अपनी सास को पढ़ाया करती थी। अनुराधा ने अखबार के प्रति इतना पक्का रुझान से सब सीख लिया। शुरुआती दिनों में दोनों सड़कों के बीच अखबारों को बेचा करती थी। आज की ताजा खबर पढ़िए, मात्र 2 रुपए के निम्न शुल्क पर देश से जुड़े तमाम खबरें। देश, सेहत, राशि, खान पान से जुड़े तमाम खबरें बारीकियों के साथ पेश है 2 रुपए के अखबार में। गुजरते हर दिन के साथ दोनों सास बहू के अखबार का कारखाना सुर्खियों में छाने लगता है। कुछ ही महीने की मेहनत उन्हें बड़ी सफलता को दर्शाती है। दोनों के अखबार की गुणवत्ता और खबरें उन्हें प्रथम श्रेणी का पद दिलाती हैं। अब उनके घर के हाल पहले जैसे नहीं रहे। श्याम भी पूरे तौर पर भला चंगा हो गया और तेजा ने भी नशे के दलदल से खुद को छुड़ा लिया और इस तरह चारों अखबार के कारखाने में संलग्न होकर काम करते रहे। तो ये थी हमारी अखबार बेचने वाली सास बहू की अनोखी सफलता की कहानी। लड्डू बनाने वाली सास बहू। सितंबर का महीना भी शुरू हुए 2 सप्ताह बीत चुके हैं। सासू माँ, अगर हम दोनों ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमारे घर की परिस्थितियां और ज्यादा बदतर हो जाएंगी। मगर बहू, बिना पैसे के हम कर भी क्या पाएंगे? इस महंगाई के दौर में एक पनवारी की दुकान खोलने में भी पैसे लगते हैं। माँ जी, मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़ बटोर रखे हैं। ब्रजेश जो मुझे घर खर्च और साग सब्जी खरीदने के पैसे दिया करते थे, मैंने थोड़ा बहुत करके जोड़ा है। कुल मिलाकर 1500 रुपए होंगे। अरे बहू, सिर्फ 1500 रुपए से क्या बन पड़ेगा? इतने कम पैसों में भला क्या किया जा सकता है? सासू माँ, किसी भी काम की शुरुआत छोटे कदमों से ही की जाती है। कुछ दिनों में दिवाली दस्तक देने वाली है। क्यों ना हम दोनों सास बहू लड्डू बनाकर बेचें? इससे हम दोनों सास बहू बतौर ईंधन के पैसे बचा सकती है। तरकीब तो बड़ी बेहतर है बहू। ठीक है, तू सामान ले आ, मैं भी जाकर जंगल से लकड़ियां बटोर ले आती हूँ। दोनों सास बहू अपनी अपनी जिम्मेदारियों की ओर अग्रसर हो जाती हैं। कुछ देर बाद लांची लड्डू बनाने का सामान ले आती है। लाजवंती भी माथे पर लकड़ियों की गठरी लिए चली आती है। चल बहू, बिना देर किए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें लड्डुओं के लिए धीमी आंच पर बूंदी बनानी होगी। इतने में लड्डुओं की चाशनी तैयार कर देती हूँ। दोनों सास बहू एक दूसरे का हाथ बटाते हुए लड्डू बनाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में उनके लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे वाह सासू माँ, लड्डुओं की स्वाद और आकार में तो आपने हलवाई को भी पीछे छोड़ दिया। अरे तू भी तो अपनी सास के साजे पर ही गई है। बहू, तूने भी कितने लुभावने लड्डू बनाए हैं। दोनों सास बहू लड्डू को डिब्बे में भरकर उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुंच जाती हैं। अरे आओ आओ ग्राहकों, आओ और खाओ मीठे मक्खन लड्डू, दानेदार स्वाद भरे देसी घी के लड्डू। बहू, हमारे लड्डू बिकेंगे तो सही ना? हमें बाजार में आई इतनी देर हो गई, मगर अब तक हम सास बहू के बनाए लड्डुओं की बिक्री तक नहीं हुई। सासू माँ, नए व्यापारी को बाजार में जमने में समय लगता है, सब्र रखिए। लांची विश्वास की पातियों को बांधकर लगातार लड्डू बेचने के लिए आवाज लगाती है। तभी एक रईस आदमी उसकी दुकान पर आता है। तुम दोनों सास बहू के लड्डू की खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। अरे बड़े साहब, लड्डू की लाजवाबी तो लड्डू खाकर पता चलेगी। चक्कर देखिए। जैसे ही धनीलाल लांची के दिए एक लड्डू को खाता है, वो सास बहू के बनाए लड्डू की बखान करता हुआ कहता है, वाह, क्या लाजवाब लुभावना लड्डू बनाए हैं। तुम दोनों सास बहू के हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। शुक्रिया साहब। ये सारे लड्डू तोल दो। दोनों सास बहू लड्डू तोल कर धनीलाल को देती हैं। बदले में धनीलाल सास बहू को लड्डू का मोल देता है। देखा माँ जी, हम दोनों सास बहू की मेहनत ने पहले दिन से ही सफलता दिखाना शुरू कर दिया। 1500 की लागत लगाकर बनाए लड्डू से हम सास बहू ने 2500 की बड़ी बिक्री की है। हाँ बहू, बस एक बार हमारा लड्डू का कारोबार जम जाए, फिर ब्रजेश की बीमारी का इलाज करा लेंगे। लाजवंती का बेटा और लांची का पति ब्रजेश पिछले 3 महीने से बीमारी के बिछौने पर पड़ा था। एक दौर था जब घर बार जिम्मेदारी बतौर ब्रजेश संभालता था।
मगर पिता की मौत से उसे ऐसा सदमा लगा कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। अगली सुबह, बहू देख सवेरा हो गया, आज से हम दोनों सास बहू सवेरे से ही लड्डू बनाकर बेचेंगी, इससे कमाई बढ़ने के आसार ज्यादा होंगे। फिर दोनों साथ में लड्डू बनाकर उन्हें बेचने निकलती हैं। मैं चौबीपुर गांव जा रही हूँ और आप मनिहार गांव जाएंगी, इससे हम दोनों सास बहू लड्डुओं से बेहतर कमाई कर पाएंगे। सांझ होते ही आप मुझे बड़े बाजार में मिलना। ये बोलकर दोनों सास बहू लड्डुओं का डब्बा लिए अलग रास्तों की ओर अग्रसर होती हैं। लड्डू ले लो लड्डू, मीठे मिष्टान खाओ, मुंह का स्वाद बढ़ाओ, आओ बच्चों लड्डू खाओ। अरे ओ लड्डू वाली अम्मा, का भाव बेचत हो लड्डू, जरा हमको भी तो बताओ। एक लड्डू का दाम 10 रुपए है और अगर लड्डू का एक पूरा डिब्बा लोगी बिटिया तो सस्ता पड़ेगा। वो कैसे? एक डिब्बे में कुल 24 लड्डू हैं, जिसका दाम 200 लगेगा। वही लड्डू 20 के हिसाब से 10 रुपए में पड़ेगा। ई का मतलब एक डिब्बा पर 40 रुपया का फायदा। अरे फिर तो कुल लड्डू का एक डिब्बा दे दो। दोनों सास बहू सारा दिन घुमक्कड़ कर नई गांव-गांव घूमकर लड्डू बेचकर बाजार आती हैं। माँ जी, मैंने दिन भर में पूरे 1500 के लड्डू बेचे हैं। हाँ बहू, मैंने भी 1000 रुपए के लड्डू की बिक्री की है। मतलब कि हम सास बहू ने कल जितनी कमाई अभी ही कर ली। अगर सांझ का भाग्य बलवान रहा तो आज हम सास बहू अपने लड्डू की बिक्री से 5000 का पड़ाव पार कर जाएंगी। दोनों सास बहू के बचे लड्डू की लूटमार मच जाती है। दोनों सास बहू लगातार लड्डू बनाकर दिन भर फेरी करने के बाद सांझ को बाजार में आकर लड्डू बेचा करती। 2 सप्ताह बाद, सिर्फ 2 सप्ताह के भीतर ही हम दोनों सास बहू ने लड्डू बेचकर तकरीबन 50,000 रुपए जोड़ लिए हैं। अब हमको लड्डू की दुकान खोलनी चाहिए। बहू, खामखा दुकान में पैसे फंसाने की क्या जरूरत है? ये मेरी दूर की सोच है। दिवाली दस्तक देने वाली है, मिठाइयाँ ही तो तीज त्योहार को दर्शाती हैं। अभी सिर्फ हम सास बहू बूंदी के लड्डू बना रहे हैं। कैसा रहेगा जब हम इनसे लड्डू की सारी लाइन शुमार कर दें, जैसे कि बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू इत्यादि। तेरी सोच तो एकदम बिजनेसमैन की जैसी बड़ी है। हम सास बहू बफर सिस्टम के द्वारा लड्डू बेचेंगे। दोनों सास बहू बतौर भाड़े पर एक दुकान खरीद कर लड्डू का व्यापार शुरू कर देती हैं। आज से ये दुकान कहलाएगी सास बहू के लाजवाब लड्डू की दुकान। दोनों सास बहू लड्डू बनाकर उन्हें बेचने लगती हैं। अरे आओ आओ दर्शकगण और लुत्फ उठाओ सास बहू के लाजवाब लुभावने लड्डुओं का। अरे जल्दी से 1 दर्जन लड्डुओं का डब्बा तो पैक करना। अरे बड़े साहब, आपको हम सास बहू के लड्डू की दुकान का पता कैसे चला? अरे कैसे पता नहीं चलेगा, बाजार की जिस दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ भड़ाका हो वो दुकान सास बहू के लाजवाब लड्डू के सिवा किसकी होगी। दोनों सास बहू धनीलाल को लड्डू देती हैं। बदले में धनीलाल सास बहू के लड्डू की बड़ी कीमत अदा करता है। देखते ही देखते बहू के लड्डुओं का व्यापार बुलंदियां छूने लगता है। उन्हें प्रत्येक दिन ताबड़तोड़ कमाई होती है, जिससे वो अपनी गुमटी को घर में तब्दील करके निजात पाती हैं। साथ ही उस भाड़े की दुकान को वो खरीद लेती हैं। माँ जी, हम दोनों सास बहू ने अपनी कड़ी मेहनत से इस घनघोर गरीबी को मात दे दी, मगर ब्रिजेश? फिक्र मत करो बहू, ब्रिजेश भी इस बीमारी के बिछौने से उठ खड़ा होगा। दोनों सास बहू हाथ जोड़कर विनती कर रही होती हैं कि डॉक्टर आकर बताता है, बधाई हो, ब्रजेश का हाथ पांव काम करने लगा है। बहुत जल्दी वो इस बीमारी के बिछौने से पूरी तरह भला हो जाएगा। दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं और लगातार अपने लड्डू की दुकान को बड़ी ही लगन से चलाती हैं। साथ ही प्रत्येक सप्ताह ब्रजेश को अस्पताल लेकर जाती हैं। माताजी बधाई हो, आप दोनों सास बहू की मेहनत ने अपना असर दिखा ही दिया। आपका बेटा पूरी तरह से भला चंगा हो चुका है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हम सास बहू की मेहनत सफल हो गई। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे रहते आप दोनों सास बहू को इतनी मेहनत करनी पड़ी, मगर अब ब्रजेश आपके काम में बराबर हाथ बटाएगा। बेटा, खुद को क्यों कोसता है? भगवान जो करता है उसके पीछे भलाई छिपी होती है। आखिरकार अंत में ब्रजेश ने बीमारी के बिस्तर को मात दे दी। सास बहू की लगातार की गई मेहनत ने न सिर्फ उन्हें सफल बनाया, बल्कि ब्रजेश का भी बल बनकर उसे बीमारी के चपेटे से बाहर उबारा। आज पूरे गांव क्षेत्र में सास बहू अपने लाजवाब लड्डू के लिए जानी जाती हैं। गरीब सपेरन सास बहू।
रात का समय था, सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी रात के समय एक सपेरन सास बहू हाथ में दूध का कटोरा लिए जंगल की तरफ जा रही होती हैं। हमें काफी देर हो गई है, पता नहीं अब वो सब वहाँ होंगे या नहीं। कहीं समय निकल जाए हमारे पहुँचने पर। आप चिंता मत करो, हम सही समय पर पहुंच जाएंगे और ये दूध उन्हें पिला देंगे। हमारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी माँ जी। जंगल के अंदर कुछ ही दूरी पर चलने के बाद जंगल में एक शिव जी का मंदिर आ जाता है, जहाँ पर कई सारी औरतें नाग और नागिन को दूध पिला रही होती हैं। जिसके बाद करिश्मा और उसकी सास कल्याणी दूध के कटोरे को लेकर नाग और नागिन को पिलाने लगती हैं। जैसे ही सभी सांप दूध पीकर वहां से चले जाते हैं, वहां पर खड़ी सभी औरतें वहां से धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। करिश्मा और कल्याणी भी वापस अपने घर में आकर आराम करने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कल्याणी और शिल्पा अपने नाग और नागिनों को लेकर गांव में पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों सास बहू मिलकर अपने नाग और नागिनों को बीन बजाकर नचाने लगती हैं। सांपों का खेल देखकर गांव के सभी लोग उनके आगे पैसे फेंकने लगते हैं। देखते ही देखते कई सारे पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। जब कई सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कल्याणी उन सभी पैसों की एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पास रख लेती है और दूसरे गांव में सांपों का खेल दिखाने के लिए पहुंच जाती है। ऐसे ही दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वो दोनों सास बहू अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से बीतने लगती है। एक दिन कल्याणी करिश्मा से कहती है, अरे शिल्पा, बहुत दिन हो गए हैं, हमने एक भी नाग और नागिन को पकड़ा नहीं है। चला जंगल में जाकर कुछ नागों को पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहती हो। आज हम लोगों को नाग और नागिन को पकड़ने के लिए जाना ही चाहिए। ये सब सोचकर दोनों सपेरन सास बहू जंगल में नाग पकड़ने के लिए पहुंच जाती हैं। एक तरफ करिश्मा अपनी नाग वाली धुन बजाने लगती है तो दूसरी तरफ कल्याणी नाग वाली धुन बजाने लगती है। वो जंगल के कोने कोने में नागों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई नाग या नागिन दिखाई नहीं देती। जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और थक थकाकर एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। आज का दिन ही खराब है, आज हम एक भी नाग नागिन को पकड़ नहीं पाए। हौसला रखो, कोई ना कोई तो नाग नागिन हमें यहाँ मिल ही जाएगी। तभी नदी किनारे उन दोनों को नाग और नागिन का जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें देखते ही करिश्मा अपनी सास कल्याणी से कहती है, अरे माँ जी, ये देखो क्या बढ़िया नाग और नागिन का जोड़ा है, चलो इनको ले चलते हैं। दोनों सास बहू मिलकर उन नाग और नागिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उन्हें पकड़ नहीं पाते। तभी अचानक से करिश्मा नाग और नागिन के जोड़े को पकड़ लेती है और उसे एक पिटारे में बंद कर लेती है। जिसके बाद करिश्मा और कल्याणी उन दोनों नाग नागिन को अपने साथ घर ले आती हैं। आखिरकार आज की मेहनत खराब नहीं हुई, लोगों को ये सुनहरे नाग नागिन बहुत पसंद आएंगे। हाँ बहू, सही कहा। लोगों को हर रोज कुछ न कुछ नया चाहिए होता है, लेकिन अभी तो हमें इन नाग और नागिन का ध्यान रखना पड़ेगा और इनको बहुत कुछ सिखाना भी पड़ेगा। वो दोनों सपेरन सास बहू रोज उनका अच्छे से ख्याल रखती हैं और उनको दूध देती हैं। वो दोनों नाग नागिन असली में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, जो कई दिनों तक करिश्मा और कल्याणी के घर में रुके रहते हैं। एक दिन रात के समय जैसे ही कल्याणी और करिश्मा लोगों को नाग नागिन का खेल दिखाकर वापस घर आती हैं, उसी समय अचानक से गांव का मुखिया उनके घर पर आकर कहता है, अरे तुम दोनों सपेरनों ने अभी तक मेरे घर का किराया नहीं दिया है। अरे और कब तक फ्री फोकट में रहोगे मेरे घर के अंदर? मुखिया जी, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उतना कमा नहीं पाते। जैसे ही पैसा हाथ में आएगा हम लोग आपको पैसा लौटा देंगे। अरे कर लिया, मैंने बहुत सब्र कर लिया। अगर इस महीने के अंदर तुमने पैसा नहीं दिया तो याद रखना कि मैं क्या करूंगा। देखिए मुखिया जी, हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपका पैसा सही समय पर लौटा देंगे। अगर पैसा सही समय पर मेरे पास नहीं पहुंचा तो मेरा मकान खाली करके यहाँ से 9-11 हो जाना। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। ये सब नाग नागिन अपने पिटारे में से सुन लेते हैं। अगले दिन जैसे ही दोनों सास बहू लोगों को खेल दिखाने के लिए गांव में जा रहे होते हैं, वो गलती से बाकी के नाग नागिनों के पिटारे उठाने की जगह इच्छाधारी नाग नागिन के पिटारे को उठा लेती हैं। जिसके बाद वो गांव में नागिन धुन बजाकर नाग नागिन का खेल दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन उनके बीन बजाते ही दोनों नाग नागिन अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत अचंभित रह जाते हैं। लेकिन करिश्मा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए कहती है, हमें माफ कर दीजिए, इच्छाधारी नाग नागिन, हमें नहीं पता था कि आप कोई इच्छाधारी नाग और नागिन हो। हमें लगा था कि आप तो साधारण से नाग और नागिन हो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमारी मजबूरी ही कुछ ऐसी है कि हमें ये सब करना ही पड़ता है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं।
हम तुम्हारी समस्या समझते हैं। वैसे भी तुमने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुमने हमारा ध्यान बहुत अच्छे से रखा है। नाग और नागिन की बातें सुनकर वो दोनों उनके पैरों में पड़ जाते हैं और तभी इच्छाधारी नाग उन दोनों से कहता है, तुम दोनों स्वभाव से तो अच्छी हो, लेकिन इस तरह लोगों के मनोरंजन के लिए नाग और नागिन को परेशान करना ठीक नहीं है। आज के बाद तुम कभी भी किसी नाग और नागिन को कैद नहीं करोगी। हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हारी वजह से कई नाग और नागिनों को बहुत परेशानी होती है। अब तुम दोनों नाग और नागिन की सेवा करो, फल तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। इच्छाधारी नाग और नागिन की बात सुनने के बाद वो दोनों अपने सभी नाग और नागिनों को छोड़ देती हैं, जिसके बाद वे नाग और नागिन की सेवा करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते उनके घर में बरकत आने लगती है और वो दोनों अपना खुद का एक अच्छा खासा काम करना शुरू करती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। 5 प्रेग्नेंट रानियों के जादुई बच्चे। ये कहानी है मगध साम्राज्य के राजा नरेश की। राजा प्रजा के जनहित में अनेकों कार्य करते थे। एक बार की बात है, सेनापति, मैं खास अवसर से महाराज भूपति के राज्य भ्रमण को जा रहा हूं। प्रजा का ध्यान रखना। राजा अपने रथ पर सवार होकर राजा भूपति के राज्य में पहुंचते हैं, जहां राजा भूपति कहते हैं, राजा भूपति की पुत्रियों के वर चयन समारोह में आप सभी राजाओं का स्वागत है। एक के बाद एक राजा अपना परिचय देते हैं, मगर 5 रानियों की नजर राजा नरेश के कौमारी रूप पर आ टिकती है। रानी चंद्रलेखा कहती है, पिताजी, हम 5 रानियों के हृदय को जिसने जीता है वो राजा नरेश हैं। एक स्त्री अपने पति में अपने पिता की छवि को खोजती है, जो हमें राजा नरेश के भीतर दिखाई देती है। तेजोमय मुख प्रतापी राजा की सी चाल, पिताजी, हम 5 रानियां इन्हें अपना वर चुनती हैं। राज्य के प्रत्येक शोर में खबर फैला दो, कल शुक्ल पक्ष की तिथि को मेरी 5 पुत्रियों का विवाह राजा नरेश से होगा। अगले दिन राजा नरेश 5 रानियों से विवाह रचाकर उनके संग अपने देश लौट आते हैं, जहां तमाम प्रजा उनका स्वागत सत्कार करते हैं। समय का पड़ाव गुजरता जा रहा था। एक सांझ 5 रानियां रनिवास में बैठी आपस में बतिया रही थीं। हम रानियों के ब्याह के 5 बरस गुजर गए, मगर हम 5 में से किसी के भी पांव अब तक भारी नहीं हुए। राजा को बालक की कितनी चाहत है, ये हम सभी जानते हैं। कुछ समय और ऐसे ही बीत जाता है। राजा कोने कोने के वैद्य को बुलहट भेजकर रानियों की जांच पड़ताल कराते हैं, जिसमें काफी धन जाया होता है। राजा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक बार उनके देश में एक घुमक्कड़ बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है महल के राजा? बाबा की बोली सुनकर राजा नरेश तख्त से उठकर उन्हें नतमस्तक करते हैं। इस राजा से क्या सेवा की चाहत है बाबा? इस भूखे को भोजन कराओ। 5 रानियां बाबा के आदर सम्मान में 56 भोग बनाकर उन्हें परोसती हैं, जिसे खाकर बाबा कहते हैं, अधिपति राजा का तख्त बना रहे। उसी पर राजा नरेश की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। राजा बाबा के आगे अपनी व्यथा का गान करते हैं। घुमक्कड़ बाबा अपना झोला टटोलकर राजा को एक फल देते हुए कहते हैं, इस फल के 5 भाग करके इन्हें अपनी 5 रानियों को खिलाना। ईश्वर इनकी कोख को 5 जादुई शिशुओं की माता बनने का सुख देंगे। तकरीबन 1 सप्ताह के बाद 5 रानियां बाबा के कहे अनुसार जादुई तौर पर गर्भवती हो जाती हैं। वो 5 हर्षित होकर राजा के पास आती हैं। हमारी 5 रानियां एक साथ, कोई विशेष समाचार? राजा को रानियों का सादर प्रणाम। हम 5 ने गर्भ धारण कर लिया है। 9 माह के पड़ाव के बाद आपकी संतान हमारी कोख से गोद में होंगे। आज मेरा हृदय बेहद आनंदित है। कुछ समय गुजरने के साथ 5 रानियां गर्भावस्था के 6वें महीने में कदम रखती हैं। एक सवेरे राज्य के लोग राजा के पास आते हैं। क्या बात है, आप सभी के माथे पर ये सुर्खियां कैसी? प्रजा की इस दुर्दशा का कारण आपकी 5 रानियां हैं, जिनके बांझपन के दवा दारू में आपने राजकोष का सारा धन झोंक दिया। हमारी सहायता कीजिए, वरना हम राजद्रोह करेंगे। ये सुनकर 5 रानियां कहती हैं, क्या तुम सभी रानियां राजा के मन को भांप सकती हो? मुझे तो राजा सोब में दिखाई पड़ रहे हैं। काश हम रानियां राजा की सहायता कर सकते। 5 रानियां एकाएक बड़े तेज के साथ भर जाती हैं। रानी चंद्रलेखा और संयोगिता के गर्भ से पैसे और हीरे बरसने लगते हैं, जिसे देख पूरी प्रजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसी माया थी?
लगता है रानियों के भीतर पलने वाले जादुई बच्चों ने अपना आकार ले लिया है, इसलिए उनका जादू शुरू हो गया है। आगे बढ़िए राजा और इन रत्न पैसे को प्रजा के बीच बांटकर अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए। प्रेग्नेंट जादुई रानियों के गर्भ में पल रहे जादुई बच्चे से मिले धन को राजा प्रजा में बांट देते हैं। उनके जाने के बाद राजा अपनी पत्नियों की कोख को चूम कर कहता है, शुक्रिया मेरे जादुई बच्चों, आज तुमने अपने पिता की लाज को बचाया है। जब ये जादुई बच्चे हमारे गर्भ में रहकर इतना कर रहे हैं तो संसार से भेंट होने के बाद इनका जादू क्या ही असर दिखाएगा। गुजरते समय के साथ पांचों रानियां गर्भावस्था के अंतिम महीने के पड़ाव में थीं। पांचों को एक संग प्रसव पीड़ा उठती है। दाई के द्वारा पांचों रानियां जादुई बच्चों को जन्म देती हैं। राजा अपने पुत्रों को निहारते हुए कहते हैं, आखिरकार हमारे तेजस्वी पुत्र इस जहां में विराज हो गए। 2 महीने बाद अपराजिता, साधारणतः बच्चे 6 माह होने के बाद धरती पर धरते हैं, फिर हमारे बच्चे 2 माह में चल और दौड़ कैसे पा रहे हैं? चंद्रलेखा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं हम पांचों रानियों के बच्चे जादुई हैं? एक बार की बात है, एक कोढ़ी उनके महल में आकर कहता है, अरे मदद करो। पांचों रानियां अपने बच्चों को गोदी में धरे हुए कहती हैं, अरे इसके शरीर पर तो कोढ़ के चकत्ते हैं, हमें इस कोढ़ी से दूरी साधना होगा। वहीं ठहर जाओ, इस कोढ़ी को भीतर किसने आने दिया? उसी पर रानी अपराजिता का जादुई बच्चा मानो गोदी से कूद पड़ता है और उस कोढ़ के रोगी को जैसे ही छूता है उसका रोग एकदम गायब हो जाता है। ये देख कोढ़ी दंग रह जाता है। अरे चमत्कार, अरे ये तो चमत्कार है। जरूर ये शिशु जादुई है जिसकी छुअन से मेरा कोढ़ चंगा हो गया और मेरा शरीर नवजात बच्चे के जैसा नर्म और कोमल हो गया। इसका अर्थ है कि मेरे तीसरे पुत्र के भीतर रोगियों को चंगा करने का जादू विद्यमान है। चंगा होकर व्यक्ति उस जादुई बच्चे का माथा चूमकर वहां से नाचता झूमता चल देता है। राजा अपने जादुई बच्चे के जादू से रोग के चपेटे में घिरे प्रजा के रोगों को खत्म कर देता है। अरे धन्य है राजा जिनके पास 5 जादुई पुत्रों का योग है। जो रोग बड़े बड़े वैद्य भी ना मिटा सके वो आपके इस जादुई प्रतापी पुत्र ने मिटा दिया। महाराज आपकी जय हो। चारों ओर राजा के 5 जादुई बच्चों का बखान छाया हुआ था। राजा और प्रजा दोनों ही खुशी से जीवन यापन किया करते थे। एक रोज जब राजा अपनी चौथी रानी रजवी और पुत्र के संग कहीं जा रहे थे, एक औरत उनका रास्ता रोककर कहती है, प्रतापी राजा को इस बांझन का सादर प्रणाम। सुना है आपकी 5 रानियों को 5 जादुई पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ है। ये बांझन बड़े आस से आपकी बट जो रही थी। मगर मेरा जो जादुई पुत्र रोगियों का रोग हरता है वो ये नहीं। मुन्ना, क्या तुम अपने जादू से कुछ कर सकते हो? जादुई बच्चा ओझल होकर बांझिन के पास जाता है। उसी पल उसकी हथेली से एक तेज प्रकाश बांझ स्त्री के गर्भ में समा जाता है और जादुई बच्चे के कंकाल से ध्वनि फूट पड़ती है, मैंने अपने जादू से तुम्हारे कोख की गांठें खोल दी हैं। आने वाले 9 महीने के बाद तुम्हें मां बनने का सुख प्राप्त होगा। राजा अपनी रानी और जादुई बच्चे के संग महल लौट आते हैं। मगर कुछ ही दिनों बाद राज्य पर अकाल छा जाता है। क्या बात है, आप सब इस पल यहाँ? महाराज, पिछले कुछ समय से राज्य की धरती अनाज नहीं उपजा रही। भंडार कोष से राज्य की सहायता कीजिए। भंडार कोष का अनाज पहले ही आप सभी में बांटा जा चुका है। राज्य की धरती बंजर पड़ी है महाराज, और भंडार कोष भी छूछा पड़ा है। ऐसे तो राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी महाराज। राजा नरेश अपने जादुई बच्चों से मदद की गुहार लगाते हैं। 4 जादुई बच्चे अपना करिश्मा दिखाते हैं। महाराज, पेट की आग धन से नहीं अन्न से बुझती है। लगता है अब आपके जादुई बच्चे भी प्रजा की मदद करने में असमर्थ हैं। सभी कुमलाया चेहरे का रुझान करते हैं। तभी 5वें जादुई बच्चे के भीतर से खाने की भरमार लग जाती है। पिताजी, इस भोजन से आगे बढ़कर भूखी प्रजा को तृप्त कीजिए। शुक्रिया मेरे जादुई पुत्र, तुम 5 इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हो जो अपने जादुई शक्ति से भीषण समस्या का निपटारा एक ही पल क्षण में कर देते हो। अंत में राजा और प्रजा के बीच खुशियों भरा तालमेल देख 5 जादुई बच्चे चहकते हुए हवा के बीच पाती बांधे बैठकर मायावी होने का बड़ा पैमान दर्शाते हैं।